आज मैं आपको सुनाऊंगा एक ऐसे फिल्म की कहानी जो मेरे दिल के बेहद करीब है। वह फिल्म अनब्रोकन। ये फिल्म वर्ल्ड वॉर 2 में सेट है और इसकी कहानी ओलंपियन से सोल्जर बने लुई ज़ैम्पेरोनी उर्फ लुई के सर्वाइवल स्ट्रगल के अराउंड रिवॉल्व करती है। फिल्म की शुरुआत होती है एक बॉम्बिंग मिशन के साथ जिसे एक जापानीज ऑक्युपाइड आइलैंड पर किया जा रहा है। लुई B-20 पर प्लेन का बॉम्बार्डियर है, यानी वो इस प्लेन के बॉम्बिंग के ऑपरेशंस को हैंडल करता है। जैसे वे आइलैंड के करीब पहुंचते हैं, उन्हें जापानीज आर्मी के रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, पर इसके बावजूद लुई उनके बेस को टारगेट कर ही लेता है और उन बेसेस पर बॉम्ब्स ड्रॉप करता है। हालांकि पिछले बैटल के बाद B-20 पर प्लेन डैमेज हो चुकी है। प्लेन रनवे पर लैंड होने के लिए बेहद तेज है, पर पायलट पील अपनी कुशलता से प्लेन को लैंड करवा ही देता है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं टोरेंस कैलिफोर्निया में रहने वाला यंग लुई। ही इज अ मिसबिहेव किड। वो ड्रिंक स्मोक चुराया करता था। नेबरहुड के बच्चे उसके इटालियन होने का मजाक बनाते थे। किसी से दूर दौड़ते वक्त लुई को उसका भाई पीट देख लेता है। पीट नोटिस करता है लुई बेहद तेज दौड़ सकता है। पीट लुई को रनर बनने की सलाह देता है। लुई तो पहले कतराता है, लेकिन पीट उस पर अपना विश्वास जताता है और आखिरकार लुई मान जाता है। लुई अब रनर बनने की ट्रेनिंग शुरू करता है। आगे वो अमेरिका का फास्टेस्ट हाई स्कूल रनर बन जाता है। उसे एक निकनेम भी दिया जाता है, टोरेंस टोर्नेडो। लुई का बर्लिन में हो रहे समर ओलंपिक्स में चुनाव होता है, लेकिन लुई केवल एक प्लेस सिक्योर कर पाता है। पर फाइनल लैप के दौरान लुई एक रिकॉर्ड कायम करता है। घर पर यह सब रेडियो पर सुन रही उसकी फैमिली उसके अचीवमेंट पर चीयर करती है। बैक टू प्रेजेंट। लुई अपनी ट्रेनिंग अभी भी जारी रखा हुआ है। अचानक उसकी ट्रेनिंग रुक जाती है जब उन्हें एक मिशन अलॉट होता है, पर ये एक रेस्क्यू मिशन होता है। पर हालांकि जो प्लेन वो इस मिशन के लिए यूज कर रहे हैं वो प्लेन स्पेयर पार्ट से बना है, जिस कारण वो बिल्कुल भी अनस्टेबल है। प्लेन की इंस्टेबिलिटी अपेरेंट तो तब हो जाती है जब प्लेन के इंजन मिड फ्लाइट में फेल हो जाते हैं और प्लेन समंदर में क्रैश हो जाती है। इस क्रैश को केवल लुई, पायलट पिल और सोल्जर मैक्स सरवाइव कर पाते हैं। वे 2 इनफ्लेटेबल बोट पर चढ़ जाते हैं। निराशावादी मैक कहता है हम लोग नहीं बच सकते, पर लुई उसे कहता है हमारी आर्मी हमें बचा लेगी मैक। पहले तो वो किसी भी तरह मैनेज कर लेते हैं, लेकिन रिसोर्सेस खत्म होने लगते हैं और उन तीनों के लिए उस अनंत से दिखने वाले ओशन में सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। जब उनका खाना खत्म हो जाता है, उन्हें अपना खाना खुद पकड़ना पड़ता है, जैसे कि सीगल, फिश और तो और शार्क भी। एक भयानक तूफान सरवाइव करने के बाद बारिश के पानी से उनका पीने का पानी रिफिल तो हो जाता है, लेकिन सर्वाइवल और भी मुश्किल हो जाता है। बहुत दिन ओशन में फ्लोट होने के बाद वो एक प्लेन उनकी तरफ आता देखते हैं, पर वो प्लेन तो जापानीज आर्मी का होता है। प्लेन उन पर हमला करती है, पर वो किसी भी तरह बच निकलते हैं, पर उनके इन्फ्लेटेबल बोट्स अब बर्बाद हो चुके हैं। कुछ और दिनों के बाद मैक की मौत हो जाती है और आखिरकार उन दोनों को रेस्क्यू कर लिया जाता है, पर वो शिप जापानीज आर्मी की शिप होती है। वे दोनों एक आइलैंड पर वॉर प्रिजनर्स बन जाते हैं। लुई और पील का इंटरोगेशन होता है, जहां उन्हें अमेरिकन फौज के नए प्लेन मॉडल्स और बॉम्ब साइट्स के बारे में पूछा जाता है। लुई बताता है हम तो पुराने प्लेन और रेडियो यूज करते थे। उनसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के बाद उन्हें आखिरकार बेस के मिडिल पॉइंट तक ड्रैग किया जाता है। उन्हें कपड़े उतारने कहा जाता है। जापानी स्वॉर्ड देख के लुई को लगता है अब उनका एग्जीक्यूशन होने वाला है, परंतु उन्हें ठंडे पानी से धुलाया जाता है और जापान के दूसरे कैंप में शिफ्ट किया जाता है। जापान पहुंचने पर लुई और पिल बिछड़ जाते हैं। लुई ओमोरी के एक प्रिजन कैंप में पहुंचता है। कैंप में ऑफिसर्स को सोल्जर्स से सेपरेट किया जाता है। कैंप का कमांडिंग ऑफिसर मात्सुहिरो वाटानाबे लुई को स्टिक से पीटता है, जिसमें लुई की नाक ब्लीड करने लगती है। वाटानाबे फिर प्रिजनर्स को रात तक उसी जगह क्वारंटीन करने कहता है। उस रात लुई कमांडर फिट्जग्राल से और बाकी सोल्जर्स से बातें करता है, जहां उसे वे बताते हैं कि वाटानाबे का निकनेम हमने बर्ड रखा है। अगले दिन प्रिजनर्स को जापानीज फ्लैग के सामने बो करने कहा जाता है। विंटर के दिन आ जाते हैं और एक रूटीन एक्सरसाइज के दौरान बर्ड प्रिजनर्स को बताता है हमारे बीच एक टैलेंटेड ओलंपियन एथलीट भी मौजूद है, लुइस। बर्ड फिर लुई और एक जापानी सोल्जर के बीच रेस लगाता है, पर भूख और कमजोरी के कारण लुई जाहिर तौर पर हार जाता है और बर्ड उसे बेरहमी से पीटता है। उस रात लुई को फिट्जग्राल से मालूम पड़ता है कि उनके अलाइज इस वॉर में ग्राउंड गेन कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने मार्शल आइलैंड इन्वेड कर लिया है। लुई को ये खबर सुन के आशा की किरणें दिखने लगती है। बर्ड एक श्रेडेड मैप का टुकड़ा डिस्कवर करता है, जिसमें साइफैन का मैप होता है। बर्ड उस व्यक्ति को क्रूर तरीके से पीटता है। ये देख लुई का खून खोलने लगता है। वह फिट्जग्राल को कहता है वो बर्ड का खून कर देगा, पर फिट्जग्राल उसे कहता है मेरे दोस्त, जब तक वॉर खत्म न हो जाए तुम्हें जिंदा रहने के बारे में सोचना चाहिए। एक बार तो बर्ड लुई को बिना बात के पीटने लगता है, जब बाकी प्रिजनर्स अपने बंकर में सोए हुए होते हैं। एक दिन लुई को बताया जाता है कि उसे अमेरिका में मृत घोषित कर दिया जा चुका है।
जहाँ बर्ड उसकी खिल्ली उड़ाते हुए उसके फैमिली को इन्फॉर्म करने कहता है कि वह जिंदा है। उसे फौरन रेडियो स्टेशन पर ले जाया जाता है, जहाँ लुई अपने परिवार को बताता है कि वह जिंदा है और फिलहाल वह जापानीज आर्मी का टोक्यो में वॉर प्रिजनर है। आगे वो उन्हें मेरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर विश करता है। बाद में एक फाइन डाइनिंग में खाना खाते वक्त उसे वही लोग अप्रोच करते हैं जो उसे रेडियो स्टेशन पर ले आए थे। वो चाहते हैं कि वो फिर एक बार रेडियो पर बात करे, लेकिन इस बार जो वो बोलेगा वो स्क्रिप्टेड होगा। लुई उनका ऑफर रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसमें जो उसके देश के बारे में लिखा गया था वो सरासर झूठ था। वे लोग उसे समझाते हैं कि ऐसा पहले भी कुछ प्रिजनर्स कर चुके हैं और अब वे लोग आराम की जिंदगी जी रहे हैं। लुई फिर मना करता है और उसे फिर से कैंप में लाया जाता है। कैंप में बर्ड उसके पास देख के स्माइल करता है, कहता है तुम्हें पता है हम दोनों स्ट्रांग हैं और अगर हम दुश्मन नहीं होते तो दोस्त जरूर होते। बर्ड दूसरे प्रिजनर्स को कहता है लुई को रिस्पेक्ट सिखाना जरूरी है, जो बाकी प्रिजनर्स उसे एक के बाद एक पंच करके समझाएंगे। फिट्जगेराल्ड जो लाइन में पहले खड़ा था वो मना करता है, लेकिन जब लुई देखता है कि किसी और को पीटा जाएगा तब वो फिट्जगेराल्ड को उसे मारने कहता है। एक सोल्जर को हेजिटेट होता है, वो उस पर चिल्लाता है कि मारो और खत्म करो। पंच करने का सिलसिला पूरा दिन चलता है। सिंड्रेला ड्रामा के दौरान बर्ड लुई के पास आके बैठता है। वो लुई को एक गुड न्यूज बताता है कि उसका प्रमोशन हो चुका है और एक बैड न्यूज भी कि वो एक कैंप छोड़ के जा रहा है। उस रात प्रिजनर्स बर्ड के एग्जिट का जश्न मनाते हैं, लेकिन उसी रात यूएस मिलिट्री आसपास के शहरों और एरियाज में एयर रेड कंडक्ट करती है। जहाँ प्रिजनर्स आग बुझाने में लगे होते हैं उनमें से एक कहता है एक्साइटेड होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने 2 जापानी सोल्जर्स को कहते सुना कि अगर यूएसए वॉर जीत जाती है तो सारे प्रिजनर्स को मार दिया जाएगा। ये खबर सुन के सबके दिल टूट जाते हैं। अगले दिन प्रिजनर्स को दूसरे कैंप में ले जाया जाता है। मार्च करते वक्त वे लोग कल रात के हुए एयर रेड से हुए बर्बाद शहरों को देखते हैं। ट्रेन में सफर करने के बाद वे लोग अपने नए कैंप में पहुंचते हैं, जहां दूसरे प्रिजनर्स बैक मिलेट के बास्केट्स में कोयला ले जा रहे होते हैं। लुई अचानक एक फेमिलियर फेस को देखता है, वो बर्ड होता है। लुई चकरा कर गिर जाता है। बर्ड जो अब एक सार्जेंट बन चुका है, वो इस प्रिजन कैंप का कमांडिंग ऑफिसर है। वो उन्हें बताता है कि वे लोग अब नवाजो प्रिजन कैंप में हैं और उन लोगों को यहाँ कोल बार्जेस पर काम करना होगा। और वो उन्हें ये भी बताता है कि अगर कोई काम करते वक्त रुका तो उसे वही मार दिया जाएगा। उस रात बराक में प्रिजनर साफ तौर पर बर्ड के रिटर्न से निराश दिखते हैं। लुई को ये जानने में देरी नहीं लगती कि इस प्रिजन कैंप में हालात बस से बदतर है जब उसके पीछे कोयला ढोने वाला प्रिजनर एग्जॉशन से गिर पड़ता है। जब वे बोट पर काम कर रहे होते हैं, बर्ड प्रिजनर्स का काम रोकता है, ये बताने के लिए कि उनके प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की मौत हो चुकी है। एक प्रिजनर निराश होकर अपने घुटनों पर आ जाता है और रोने लगता है। अब उनके लिए कोई भी आशा नहीं बची होती। कुछ और दिन गुजर जाते हैं। लुई जब कोयला एक जगह से दूसरी ओर ट्रांसफर कर रहा होता है, उसे जानबूझकर ऊंची जगह से ढकेला जाता है, जिससे लुई का पैर टूट जाता है। साथ ही प्रिजनर्स केवल उसके पास यातना में देखने के सिवा और कुछ नहीं कर पाते। उस रात उसके साथी प्रिजनर्स उसका हाल जानने की कोशिश करते हैं, पर लुई कोई जवाब नहीं देता। उसका दर्द बस वही जाने। अगले दिन थकान और दर्द के कारण लुई एक जगह थोड़ा आराम करने रुकता है, पर यह ऑफिसर देख लेता है और फौरन उसे बड़े से मेटल बार्स के सामने ले जाता है। एज अ पनिशमेंट बर्ड उसे एक बड़ा सा मेटल बार अपने सिर के ऊपर तक उठाने कहता है। लुई वैसा करता है और बर्ड अपने गार्ड्स को कहता है अगर इसने बार नीचे गिराया तो इसे शूट कर देना। कैंप में मौजूद हर व्यक्ति लुई की ताकत और साहस फिटनेस करता है, और वो भी उस जिस्म पिघला देने वाले गर्मी में। प्रिजनर्स उसका ये साहस देखकर उसके लिए चीयर करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें अब लगने लगा था कि लुई बार छोड़ देगा। हम बर्ड के चेहरे पर एक बेचैनी देखते हैं, वह बस बार गिरने का इंतजार कर रहा होता है। लुई बर्ड की आंखों में देखता है और बार को और ऊंचा करता है, चिल्लाते हुए। लुई की अमानवीय ताकत देख प्रिजनर्स का सीना चौड़ा हो जाता है। बर्ड अब धीरे धीरे आग बबूला होने लगता है। वो लुई के उसकी आंखों में ना देखने को कहता है, पर लुई नहीं मानता। बर्ड जिसे लगा था जो एक एग्जीक्यूशन होगा, लुई ने वो पॉसिबिलिटी अपने साहस से मिटा दी। शर्मिंदा हुआ बर्ड लुई को क्रूरता से पीटता है और एग्जॉशन के कारण अपने घुटनों पर आ गिरता है और गुस्से में सभी को काम कंटिन्यू करने कहता है। दूसरी ओर लुई को उसी जगह छोड़ दिया जाता है जहां उसे पीटा गया था। वो पूरी रात वही पड़ा रहता है। अचानक एक ऑफिसर अनाउंस करता है कि वॉर खत्म हो चुकी है और वो सेलिब्रेट करने के लिए उन्हें पास वाले नदी में नहाने के लिए इनवाइट करता है। प्रिजनर्स को लगता है कि नदी में उनका एग्जीक्यूशन किया जाएगा। अब उनका अंत नजदीक आ चुका है, पर हालांकि वहां से एक अमेरिकन बॉम्बर प्लेन गुजरता है, ये कंफर्म करते हुए कि वॉर सच में खत्म हो चुकी है। प्रिजनर्स नदी में सेलिब्रेट करते हैं। जापानीज गार्ड्स अपने गन से बायोनेट्स निकाल देते हैं। कैंप पर इमीडिएटली सप्लाईज पहुंचाए जाते हैं, जो आजाद हुए प्रिजनर्स बड़ी खुशी से रिकवर करते हैं। कैंड गुड्स, मैगजीन्स, चॉकलेट्स और सिगरेट्स के साथ वो सेलिब्रेट करते हैं। पर लुई टावर क्लाइंब करके बर्ड के ऑफिस में पहुंचता है।
वो देखता है बर्ड कब का निकल चुका है, केवल उसने अपना केन और अपने पिता के साथ वाला पिक्चर छोड़ रखा है। अपने मातृभूमि पहुंच के लुई धरती को चूमता है। क्राउड उसके लिए तालियां पीटती है। लुइस इतने सालों के बाद आखिरकार अपने परिवार को देखता है। फिल्म के अंत में कहानी तस्वीरों में जारी रहती है। असली लुई ने इस वॉर के बाद शादी कर ली थी, उसे 2 बच्चे भी हुए। फिल ने भी वॉर सरवाइव कर लिया था और उसने लुई के साथ अपनी दोस्ती जारी रखी। दूसरी ओर बर्ड यानी वाटनाबे कई सालों तक हाइडिंग में चला गया, पर आखिरकार यूएसए गवर्नमेंट ने उसे माफ कर दिया और लुई ने भी। इतना कुछ उसके साथ होने के बावजूद पर वाटनाबे बर्ड ने लुई से मिलने से मना कर दिया। मूवी खत्म होती है जहां आज लुई, जो अब 80 साल का है, हाथों में टॉर्च पकड़े अपना ओलंपियन ड्रीम पूरा कर रहा है।